जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो जितने लोग भी हैं, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, बस सभी लोग इस बार एमटीएस का फॉर्म ज़रूर भरें। जिनकी एज 18 से 25 है, ठीक है, वह लोग फॉर्म जनरल कैटेगरी में जो है 18 से 25 में बस सभी लोग फॉर्म भरें। ठीक है, बाकी जिनका अपना एज की छूट है बस सभी लोग फॉर्म भरें। इस बार एमटीएस में आप लोगों के बहुत अच्छे चांस हैं। ठीक है, इंग्लिश अलग से आनी है, जीएस में पढ़ा ही रहा हूँ, तो इंग्लिश के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा। कोई यूट्यूब पे इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं फ्री में, ठीक है, किसी एक लोगों की क्लास आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, रोज़ 1 घंटे उस क्लास को देखिएगा, बहुत अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग केवल और केवल क्या है, क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी समस्या नहीं होगी कि मैथ नहीं आ रही है, रीजनिंग नहीं आ रही है। ठीक है, केवल जीएस और इंग्लिश आप लोगों को सिलेक्शन दिलाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि इस बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा और फॉर्म वगैरह को फिल कर दीजिएगा। जितने लोग भी भैया क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन है, क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा। और बताइएगा, क्या आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए? सभी लोग बताइएगा हैंड्स अप करके कि अगर क्लास तैयार है, अगर आप लोग, तब फिर क्लास को जो है वह शुरू किया जाए। चलिए, पहला प्रश्न है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज, उपेंद्र राज, नागभट्ट प्रथम या चंद्रदेव? तो बताइएगा कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था। देखिएगा, गुजरात में उस समय सोलंकी वंश का ही शासन था। जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था तब राजा कौन था? भीम प्रथम। वो किस वंश से संबंधित था? सोलंकी वंश से ही संबंधित था। ठीक है, तो सोलंकी वंश का संस्थापक जो था वो मूलराज था। कौन था? मूलराज था। आपसे पूछ लिया जाए कि सोलंकी वो की राजधानी क्या थी, सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी अहिलवाड़। ठीक है, क्या थी? अहिलवाड़ इनकी राजधानी थी। अच्छा, ये उपेंद्र राज कौन था? तो यह परमार वंश का संस्थापक था। किसका? परमार वंश का संस्थापक था। ठीक है, और परमार वंश की राजधानी क्या थी? जल्दी से अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। नागभट्ट प्रथम जो था वो किस वंश का संस्थापक था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का। किसका था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। और चंद्रदेव जो था यह गहड़बाल, किसका? गहड़बाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको जो है सोलंकी वंश की राजधानी बता दी है। परमार, गुर्जर और गहड़बाल तीनों की राजधानी बताइएगा। तो देखिएगा, परमार वंश की राजधानी थी धारा नगरी। क्या थी? धारा नगरी, याद रखिएगा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। और जो गहड़वाल थे इनकी राजधानी थी वाराणसी। ठीक है, क्या राजधानी थी? तो वाराणसी थी। पहले प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखिए, अगर आप लोगों को डिटेल वगैरह पसंद आ रही है तो भैया लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप स्टेटस है, फेसबुक है, हर जगह एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? हुमायूं, शाहजहां, बाबर या अकबर? बताइएगा कि किस मुगल शासक के द्वारा कलंदर की उपाधि धारण की गई थी। देखिएगा, इसको अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर। जब इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध, किसको हराकर? जल्दी से बता दीजिएगा, डेट वगैरह सब बता दीजिएगा। इब्राहिम लोदी को हराया और यह वापस अपने यहाँ गया और वहाँ इसने यहाँ से जो लूटा हुआ पैसा था तो अपनी जनता को एक एक सोने का सिक्का बंटवाया था। क्या दिया था? एक एक सोने का सिक्का दिया था, जिस वजह से इसको वहाँ की जनता ने किसकी उपाधि दी थी? कलंदर की उपाधि दी थी। ठीक है, इसको गाजी की उपाधि भी दी गई थी। किसकी? गाजी की उपाधि। और गाजी की उपाधि इसको कब मिली थी? जब इसने राणा सांगा को हराया था। किसको? राणा सांगा को हराया था, तब इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और इसने उसी समय किसका नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, किसका नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, जिहाद लिखा है, जिहाद नहीं। ठीक है, जिहाद का नारा दिया था।
ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था। ठीक है, बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में। कहाँ पर, आगरा के आराम बाग में पहले इसको दफनाया गया था। जब इसकी मृत्यु हो गई थी 1530 में, बाद में इसकी अस्थियां निकाल कर, ठीक है, इसको कहाँ ले जाया गया तो काबुल। कहाँ पर, काबुल में दफना दिया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका मकबरा पहले आगरा में बनवाया गया था, फिर काबुल में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बाल्कन प्लान कब आया। 16 अगस्त 1946, 3 जून 1947, 17 अक्टूबर 1940 या 9 अगस्त 1942। बताइएगा कि बाल्कन प्लान जो है वह कब आया, या बाल्कन प्लान किसे कहते हैं। तो देखिएगा, बाल्कन प्लान जो है इसको कहते हैं माउंट बेटन योजना। क्या कहते हैं, जो माउंट बेटन योजना है इसी को क्या कहा जाता है, बाल्कन प्लान कहा जाता है। अब तो आंसर आप लोग बता सकते हैं। देखिएगा, 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, अब आप लोगों में से सभी लोग बता दीजिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, किसने की, और पाकिस्तान शब्द का नाम सबसे पहले किसने दिया। 3 जून 1947 को हम लोग क्या करते हैं, माउंट बेटन योजना या बाल्कन प्लान कहते हैं इसको, तो सही आंसर भी हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। क्या हुआ, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और कहाँ पर, तो पवनार में। कहाँ पर, पवनार में। ठीक है, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ये भी बताइएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन बने। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन बने। और 9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, तो करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे, तो विनोबा भावे। कौन बने थे, विनोबा भावे। और द्वितीय पूछ लिया जाए तो जवाहरलाल नेहरू। बाकी आप लोग बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ, ढाका में। किसने, नवाब सलीउल्लाह और आगा खां ने। पाकिस्तान शब्द का शब्द किसने दिया था, तो चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, तीसरे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि देव समाज की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिएगा, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको विद आंसर भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़िएगा और आंसर जो है याद करने के लिए एक बार अगर आप पीडीएफ को पढ़ेंगे तो अच्छे से आंसर याद हो जाएगा आप लोगों को। तो बताइएगा, देव समाज की स्थापना किसने की। तो देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने किसकी स्थापना की थी, तो बेलूर मठ की। किसकी, बेलूर मठ की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। जो हमारे केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की थी। किसकी, वेद समाज की। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने ही आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की। इन्होंने ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और जो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री जी जो थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो देव समाज की स्थापना की थी। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। देखिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोगों से एक निवेदन है, आप चाहे गलत आंसर करिए। ठीक है भाई, गलत हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको हम पता लगा उत्तर कोरिया के शासक है किम जोंग, ठीक है, जो तुरंत आपको फांसी पे चढ़ा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो आपको सही आंसर पता लगेगा। और जब सही आंसर पता लगेगा तो यहाँ पर आप एक बार अगर गलती करते हैं तो दोबारा आपके गलती होने के चांस कम रहते हैं। गलत आंसर करिए लेकिन आंसर जरूर करिएगा। जैसे अखिलेश के अंदर ये क्वालिटी है कि वो आंसर जरूर करता है। ठीक है, आदित्य करता है, समीक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो आंसर जरूर करते हैं और इनकी तैयारी अच्छी होती है।
क्योंकि उनकी नज़र में दोबारा ये प्रश्न अगर सामने पड़ेगा तो उनसे जल्दी जल्दी गलत नहीं होगा। तो सभी से निवेदन है कि आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। चौथे प्रश्न का सही आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कालबुर्गी, कौन सी? कालबुर्गी। कहीं कहीं पर काल गुरली भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर काल डुरली भी लिखा होता है, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध ये सोने की खान है, यह कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया या चीन? बताइएगा कि विश्व प्रसिद्ध सोने की खान काल गुरली कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अब आप लोग भैया कुछ जुखाम की दवाई बताइएगा, देसी वाली, विदेशी तो काम नहीं कर रही है। अब देसी पौआ मत बता देना यार, ठीक है। तो विश्व प्रसिद्ध सोने की खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? क्योंकि ये किस पर है? तो द्वीप पर है, महाद्वीप कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? मरुस्थल है। प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही क्या है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। क्या है भैया? ग्रेट बैरियर रीफ है, ये भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही मर्रे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। डार्लिंग तुम्हारी वाली नहीं, ठीक है। मर्रे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग बता दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, ऑस्ट्रेलिया में कौन से मरुस्थल हैं, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया है, गिब्सन है, ठीक है। ये सारे कहाँ पर हैं? ग्रेट सैंडी है, तो ये सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, बताइएगा निम्न में से कौन सी नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बराक नदी, संकोश नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या झेलम नदी? देखिएगा प्रश्न आप लोग देखिएगा कितना यूनिक प्रश्न है आप लोगों के लिए। शायद अभी तक पढ़े होंगे तो पहली बार ही आपकी नज़र में आ रहा होगा। हमने कई बार पढ़ा होगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, ठीक है। या आपने पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला सीमा बनाती है। लेकिन शायद ये प्रश्न आप लोगों ने, शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया मैंने ही यूनिक प्रश्न बनाया है, हाँ संभवतः हो सकता हो नया हो। तो देखिएगा कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? संकोश नदी। कौन सा हो जाएगा? संकोश नदी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आपकी जो बराक नदी है यह कहाँ से निकलती है? तो यह मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और मणिपुर से निकलकर यह जो है जब बांग्लादेश पहुंचती है तो बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? किसको? बराक नदी को। बांग्लादेश में कहा जाता है सुरमा नदी, याद रखिएगा। कौन सा कहा जाता है? सुरमा नदी कहा जाता है। और इसी बराक नदी के ऊपर एक बांध है जिसका नाम है तियाई मुख, ठीक है। यह बांध भी है इस पर। आपका अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और भारत में यह कहाँ से प्रवेश करती है? तो यांगयाप दर्रा से। कहाँ से? यांगयाप दर्रा से। और यांगयाप दर्रा कहाँ पर है बताइएगा? भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और आप लोग बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है, तब इसका नाम होता है दिहांग नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है जब यह बांग्लादेश में, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी। तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है,
याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, सही आंसर तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि तिलैया परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा, तिलैया परियोजना जो है वह झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में। और किस नदी के ऊपर? तो तिलैया नदी के ऊपर, ठीक है। सॉरी, तिलैया नदी नहीं है, बराकर नदी के ऊपर। सॉरी, कौन सी नदी है? तो बराकर नदी है, ठीक है। अब झारखंड में भैया एक कोई जलप्रपात है, उसका नाम बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश में एक है तवा परियोजना। कौन सी है? तवा परियोजना है। और किस नदी के ऊपर है? तो तवा नदी के ऊपर है, ठीक है। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक परियोजना है जिसका नाम है कुंडा परियोजना। क्या है? कुंडा परियोजना। और यह भी भैया किस नदी के ऊपर है? तो कुंडा नदी के ऊपर है। महाराष्ट्र में गिरना परियोजना है। कौन सी है? गिरना परियोजना। और किस नदी के ऊपर है? तो गिरना नदी के ऊपर है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, मैंने आपसे पूछा झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू जलप्रपात है। किस नदी के ऊपर है? तो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है, ठीक है। किस नदी पर है भैया? स्वर्णरेखा नदी पर है। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों में से किसी को झारखंड का कोई नेशनल पार्क पता हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 10 जून, 12 नवंबर, 2 दिसंबर। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। देखिएगा, 8 मई को हम लोग विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। 10 जून को हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस, सॉरी 10 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। जल दिवस वैसे अलग है और भूगर्भ जल दिवस अलग है। 12 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 2 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। अब देखिएगा, ये प्रश्न मैंने आप लोगों का जो लिया है ना दिवस, ये पर्यावरण से लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है? पर्यावरण से, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ? 1972, 1987, 1992, 1997। देखिएगा, पहली बात तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये किससे संबंधित था? तो ओजोन परत के संरक्षण से। किससे संबंधित था भैया? ओजोन परत के संरक्षण से, ठीक है, याद रखिएगा। देखिएगा, 1972 में क्या होता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। क्या होता है? स्टॉकहोम सम्मेलन। यह किससे संबंधित था? तो पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में ही पारित हुआ था कि 5 जून को क्या मनाया जाएगा? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 1987 में क्या होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? तो कनाडा के अंदर है। कहाँ पर है? कनाडा के अंदर है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1992 में क्या होता है? तो 1992 में रियो सम्मेलन होता है। क्या होता है? रियो सम्मेलन होता है, याद रखिएगा। और रियो सम्मेलन कहाँ पर? तो ब्राज़ील के अंदर। और यह क्या होता है? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन है। क्या है? पहला पृथ्वी सम्मेलन है। और 1997 में क्या होता है? तो क्योटो सम्मेलन होता है। क्या होता है? क्योटो सम्मेलन। और क्योटो सम्मेलन कहाँ पर है? तो जापान के अंदर। कहाँ पर? जापान में है। और यह किससे संबंधित था? तो ग्रीन हाउस गैस जो निकलती हैं उनको कम करने के लिए,
ग्रीन हाउस गैस से के प्रभाव को कम करने के लिए यह संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1982, 1 जुलाई 1955, सितंबर 1956 या 20 मार्च 1985? तो बताइएगा कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब हुई, बताइएगा सही आंसर जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, आयात निर्यात बैंक की मतलब एग्जिम बैंक की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 को तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई, भारतीय जीवन बीमा निगम। किसकी हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। और 20 मार्च 1985 को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? संपत्ति कर, निगम कर, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर या पथ कर? देखिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर वह होते हैं जिसका खर्च सीधे आप पर लगे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से आपसे लिया जाए वो टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जो आपके माध्यम से ना जाए, मतलब आपसे जा तो आपसे ही रहा है लेकिन डायरेक्ट आपसे नहीं लिया जा रहा है, मतलब उसका पैसा आप तुरंत जेब से निकाल के नहीं देते हैं। तो देखिएगा संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, कैसा है? प्रत्यक्ष कर है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है। और पथ कर, तुम देखोगे रोड पे आप जब चलते हो तो टोल टैक्स देना पड़ता है, तो टोल टैक्स आप तुरंत जेब से निकाल के देते हो। निगम कर, निगम वाले आते हैं आपसे, ठीक है, आपसे एक टैक्स ले लेते हैं साल का या महीने का। ठीक है, ऐसे संपत्ति पर आपकी कर लगता है। लेकिन डीजल पेट्रोल पर जो बिक्री कर लगता है, ठीक है, तो यहाँ एक कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और यह कौन वसूल करता है? तो अप्रत्यक्ष कर या राज्य वसूल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य वसूल करते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1853 का चार्टर अधिनियम? बताइएगा। भारत में जो राज्य सचिव के पद की नियुक्ति हुई है वह पहली बार किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा हो जाएगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 में क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। तो फिर आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगेगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगेगा। और भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 14 अगस्त 1947? बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ? जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्न जो है पसंद आ रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग देखो, मैं सरल सरल प्रश्न आप लोगों को कई बार करा सकता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, अरे ये तो हमको आ रहे हैं। लेकिन उन प्रश्नों से क्या फ़ायदा है जिनसे आप कुछ सीख ना पाओ। ठीक है, तो देखिएगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि में। भारतीय तिरंगा झंडा जो है कब फहराया गया था? तो मध्यरात्रि में। ठीक है, 14 अगस्त को। 22 जुलाई 1947 को हम क्या हुआ है? तो जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, ठीक है, इसको हमने क्या किया था? अपनाया था। ठीक है,
24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया है, तो 24 जनवरी 1950 तो हमने राष्ट्रगीत अपनाया, राष्ट्रगान अपनाया, ठीक है, ये अभी याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को हमने लोगों ने क्या किया, जल्दी से बताइएगा। तो जो हमारा स्तंभ है, अशोक स्तंभ, सारनाथ में स्थित है क्या, अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा, या चिन्ह नहीं, राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, इसको हमने अपनाया, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इस प्रश्न का तो सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया, जल्दी से बताइएगा। 22वां संविधान संशोधन हुआ, 36वां हुआ, 55वां हुआ या 61वां हुआ। तो देखिएगा, पहले तो मैं सबकी डेट लिखे दे रहा हूँ। ये होता है 1969 में, 36वां होता है आपका 1975 में, ठीक है, 55वां संविधान संशोधन होता है 1986 में, और ये होता है आपका 1989 में। तो देखिए, असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय जो है वो 22वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, तो सही आंसर तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम एक भारत का राज्य बना, क्या बना, सिक्किम राज्य बना, ठीक है। 55वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश राज्य बना, क्या बना, अरुणाचल प्रदेश राज्य बना। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई, ठीक है, 18 कर दी गई, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 14वें प्रश्न का सही आंसर तो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है, सोना, ओस्मियम, क्रोमियम या लिथियम, बताइएगा। सबसे कठोर धातु जो है वह कौन सी है, सोना है, ओस्मियम है, क्रोमियम है या लिथियम है। देखिएगा, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, ज़रा बताइए सभी लोग, प्रश्न वगैरह का स्तर कैसा है, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। पेन पेपर लेकर बैठिए, आप लोग नोट करते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, सबसे कठोर धातु जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो क्रोमियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, क्रोमियम, तो सही आंसर तो सी हो जाएगा, ठीक है। सोना क्या होती है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील क्या हो जाएगी, सबसे कम अभिक्रियाशील। ओस्मियम क्या होता है, तो भैया ओस्मियम सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। और लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु, कैसी है, सबसे हल्की धातु है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 15 प्रश्न तक आ गए हैं। जितने लोग भी भैया लाइक नहीं किए हैं सभी से अंगूठा जो है एकलव्य की तरह मांग लेंगे हम लोग, वरना यहाँ पर एक बार लाइक वाला जो अंगूठा वाला है वो दबा दो, वरना यही अंगूठा ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है, सिकोया, लेमना, यूकेलिप्टिस या विक्टोरिया रेजिया, बताइएगा। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है, सिकोया है, लेमना है, यूकेलिप्टिस है या विक्टोरिया रेजिया है। देखिएगा, तो सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष जो है वह सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा यूकेलिप्टिस। कौन सा हो जाएगा, यूकेलिप्टिस, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लंबा वृक्ष, सबसे लंबा वृक्ष, तो कौन सा हो जाएगा, सिकोया। लेमना पूछ लिया जाए सबसे छोटा वृक्ष, तो कौन सा हो जाएगा, लेमना। और विक्टोरिया रेजिया क्या होता है, तो सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा, ठीक है, कौन सा है, तो विक्टोरिया रेजिया है। और यह भारत में पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, यह भारत के पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पाया जाता है।
16वें प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बताइएगा। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, जिनेवा। बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा पेरिस। कहाँ पर है? तो फ्रांस का शहर है या फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहीं पर किसका हेडक्वार्टर है? और यूनेस्को का भी मुख्यालय है। लंदन में किसका है? तो राष्ट्रमंडल का है। किसका है? राष्ट्रमंडल का है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तब भी क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स हो जाएगा। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का, तो जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का कहाँ पर है? तब भी जिनेवा हो जाएगा। बाकी 17वें प्रश्न का सही आंसर पेरिस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिसंबर माह में भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए? इजराइल, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? बताइएगा। तो प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं भारत ने? तो जर्मनी के साथ। किसके साथ में किए हैं? जर्मनी के साथ। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। ठीक है। यहाँ के चांसलर कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो कौन है? ओलाफ शॉल्ट्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? चित्रकूट, अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी? बताइएगा। 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी, ठीक है, राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन में ही क्या बनाया गया है? अभी महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न है कि वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात? देखिएगा यह अंतिम प्रश्न है। और भैया अंतिम प्रश्न है, सभी से एक निवेदन है, जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आपको प्रश्न वगैरह कैसे लगे या किसी में कहीं पर कोई डाउट था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर एक पॉजिटिव कमेंट आप लोग हमारे लिए थोड़ा करेंगे तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, हम थोड़ा और आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो जितने लोग भी हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF वगैरह जो है वह मिल जाएगी विद आंसर। तो बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय जो है वह गुजरात में बनाया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा। ठीक है। चलिए बाकी भैया सभी से निवेदन है कि चैनल को शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद।